नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस ठाकुर। आज नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस ठाकुर एमपी टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एमपी जीके की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हम एमपी की जनजातियों के बारे में फिर से बात करेंगे। कल हमने गौड़ जनजाति और भील जनजाति के बारे में जाना। गौड़ जनजाति में हमने कुछ विवाह जाने, जैसे दूध लौटावा, पठौनी, चढ़ विवाह, लमसेना। मैंने दूध लौटावे के बारे में भी आपको बताया। इसमें भाई का लड़का और बहन की लड़की के साथ विवाह कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में भी जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो भील की उत्पत्ति हमने बताई थी, भिल्ल शब्द संस्कृत के भाषा, माने कि संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से हुई थी। ये सब हमने जाना। आज हम बात करेंगे कोरकू जनजाति, कोल जनजाति, बंजारा जनजाति, बेंगा जनजाति। इन सभी जनजातियों को हम इस क्लास में और इस क्लास के बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। जो जनजातियाँ हैं, जनजातियों के कम से कम 5 वीडियो अपलोड करेंगे और 5 वीडियो में हम पूरी जनजातियाँ कंप्लीट करेंगे। फिर एक पूरी जनजाति का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें सभी जनजातियाँ होगी और जो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो हमारी क्लास रहेगी वो शाम के 4 बजे रहेगी। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो शाम के 4 बजे किया था, और जो आज क्लास है वो भी 4 बजे, और डेली हमारी 4 बजे क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप 4 बजे सबसे पहले मेरे वीडियो को देखें और इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कमेंट करना न भूलें, क्योंकि यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप सबसे पहले कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। तो ये है दोस्तों एमपी की सभी जनजातियाँ जो हम 3 दिन में पढ़ने वाले हैं। हमने भील और गौड़ निपटा दी है। अब इसके बाद आज हम कोल पढ़ेंगे और कोरकू की बात करेंगे। कल के बैच में हम बेंगा और बहरिया की बात करेंगे। इसके बाद हम सहरिया और पनिका की बात करेंगे और अगरिया की बात करेंगे, और इन सभी की उपजातियों के बारे में भी बात करेंगे। वैसे एमपी में 47 जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ विश्व में अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद एमपी में पाई जाती हैं एमपी की कुल जनसंख्या का 21% एमपी में पाई जाती हैं। पूरे भारत का 21% कितना पाई जाती हैं, ये सब डाटा। सॉरी दोस्तों, जनजातियों को पढ़ने से पहले हम कुछ विद्वानों द्वारा जनजातियों को दिए गए नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आदिवासी नाम किसने दिया? तो आदिवासी नाम काका कालेलकर, ए.बी. ठाकुर, सर हर्बर्ट रजरले, श्री लैसी और श्री अल्विन ने दिया। ठीक है। अब जो पहाड़ी जनजाति नाम किसने दिया? तो यह गियर्सन ने दिया। ठीक है। और पिछड़े हिंदू डॉक्टर जीएस ने नाम दिया। विलीन मानवता डॉक्टर दास एंड दास ने दिया। दलित वर्ग अंग्रेजों ने कहा था। और जो गिरिजन शब्द है ये महात्मा गांधी ने दिया। अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में कहा गया। अब आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें आपको गिरिजन शब्द ध्यान रखना है जो महात्मा गांधी ने दिया। और एक पिछड़े हिंदू किसने दिया? डॉक्टर जीएस अर्थात गोविंद सदाशिव राव ने दिया। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति आपको पता ही है कि हमारे भारतीय संविधान में कहा जाता है। ठीक है। अब हम जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ विद्वानों के नाम दिए थे जो हमने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले हम कोल जनजाति के बारे में जानेंगे। कोलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कोल किस जनजाति की शाखा है, तो कुछ हम पहले बता देता है। जो कोल है, कोल एक प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है। कोल क्या है? एक प्राचीनतम जनजाति है। जो कोल है वो एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं जिले? तो ये सीधी आता है शहडोल, रीवा, जबलपुर। इन सभी जिलों में कोलों का निवास स्थान है।
अब जो कोल जनजाति है ये कोलेरियन परिवार समूह की एक प्रमुख जाति है। अब ये कोलेरियन क्या है, तो कोलेरियन द्रविड़ भाषा या द्रविड़ भाषा परिवार को ही कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा है दोस्तों, इस जाति पर हिंद संस्कृति का प्रभाव रहा है। अब ये जो जाति है ये हजारों वर्षों से हिंदू संस्कृति के संपर्क में रही है और हिंदू संस्कृति में संपर्क में रहने के कारण इस पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है इस पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव, तो ये जो अपने देवता हैं इनके, तो ये ठाकुर देव की पूजा करते हैं, ठाकुरान दाई की पूजा करते हैं। इसके अलावा सूर्य, इंद्र, चंद्र, पवन, यमुना, गंगा की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। अब जो इनका कोलों का नृत्य है वो क्या है, वो दहका है। कोलों का नृत्य क्या है, दहका है। कोलों के जो मुखिया रहते हैं उनको चौधरी कहा जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, कोलों का जो मुख्य कार्य है वो कृषि या मजदूरी है। ठीक है दोस्तों हम समझ लेते हैं। ठीक है, कोल जनजाति के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कोल कौन सी जनजाति है, कोल एक की उत्पत्ति कोलेरियन शाखा से हुई है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी। दूसरी बात है इनका मुख्य कार्य क्या है, मजदूरी या कृषि। ठीक है, मजदूरी या कृषि करना। ठीक है, क्या करना, मजदूरी या कृषि करना इनका प्रमुख कार्य है। अब जो कोल जनजाति है कहाँ पे है, निवास करती है, तो ये इसका मुख्य स्थान विंध्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। इसके अलावा कोल एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा कोल क्या है, एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और हमें इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, कोलों के जो मुखिया रहते हैं उनको चौधरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौधरी कहा जाता है। कोल एक टाइम पे शासक भी रहे हैं। कोल क्या रहे हैं, शासक भी रहे हैं। इसके अलावा भी हम जानेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं। कोलेरियन परिवार की एक शाखा है। कोलों का प्रमुख कार्य मजदूरी करना है और या कृषि करना है। कोल विंध्य क्षेत्र की जनजाति है। कोल एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोलों के जो मुखिया होते हैं उनको चौधरी कहा जाता है। और कोल एक टाइम पे शासक भी रहे हैं, जिस टाइम पे चोल, पांडव केरल, दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। इसके अलावा कोल गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसा कर रहते हैं, जिसे टोला कहते हैं। दोस्तों ये समझ लो गांव है कोई, जिसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, गांव के बाहर या शहर के बाहर। ठीक है, ये तो गांव हो गया। ये गांव के बाहर इन्होंने अपने घर बना लिए, जिसे क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, टोला। इसको हम कह रहे हैं टोला। ये तो गांव है, गांव के बाहर, लेकिन इनकी संस्कृति मैच करती है। ऐसे ही इन पर हिंदी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हो गए, ये देवी देवताओं की पूजा करने लगे। जैसे ठाकुर देव, शिव की पूजा करने लगे, इंद्र की पूजा करने लगे, चंद्र की पूजा करने लगी। ऐसे ही यमुना, गंगा सभी की पूजा करने लगे। इसी प्रकार से पूजा करते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों कि ऋग्वेद से लेकर उपनिषद, पुराण, संस्कृत ग्रंथों में इनका प्रमुख महत्व रहा है कोल जनजाति का। ये ऋग्वेद क्या है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है ना, तो कोल जनजाति हिंदू संस्कृति से मेल खाती है। तो इनके जो देवी देवता हैं वो पूरे हिंदी संस्कृति से मैच करते हैं। ठीक है, अब जो कोल जनजाति, इसका नृत्य क्या है, तो इनका नृत्य दहका है। इनका नृत्य क्या है, दहका है। ये सब हमने जाना। कोल जनजाति गोत्रों से बंधी हुई है। किससे, गोत्रों। अब ये गोत्रों से कैसे बंधी हुई है, देखो समझो। ये आपके परदादा हैं। ठीक है, परदादा के पोते आपके दादा, ये आपके पापा और ये आप हुए। तो आप अपने दादा से बंधे हुए हो ना, आप अपने पापा को नहीं छोड़ सकते ना।
इस प्रकार आपके पापा आपके दादा को और आपके दादा आपके पापा को, ठीक है। माने आप अपने दादा को नहीं छोड़ सकते और दादा अपने पापा को नहीं छोड़ सकते। ये क्या हो गया, एक गोत्र हो गया ना। तो ये सब एक गोत्रों से बंधे हुए, जैसे इनका चौहान गोत्र है, इनका राजपंथी गोत्र है, ये सभी गोत्र होते हैं। तो गोत्र से बंधे हुए रहते हैं और हमें उन्हीं परंपराओं पर चलना पड़ता है दोस्तों। अब जो मुंडारी है, मुंडारी, अब जो मुंडारी है तो मुंडारी में कोल को क्या कहा जाता है, मानव। कोल को मानव कहा गया है। जो मुंडारी लोग होते थे उनमें कोल को मानव कहा गया। कोल के बारे में दोस्तों इतना ही है। अब अगली जनजाति के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कोरकू जनजाति है। कोरकू, कुड़ुक 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 कुड़ुक, ये कोरकू से मतलब कुड़ुक कुड़ुक करते हैं। तो कुड़ुक कुड़ुक से आपको क्या ध्यान रखना है, मुर्गा, मुर्गा करता है ना कुड़ुक कुड़ुक, तो इनके एक प्रमुख देवता है मुर्गा देव। तो ये मुर्गा देव आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखा है कि ये अपने देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चलाते हैं। तो इनके देवता कौन से हैं, तो इनके देवता डोंगर देव हैं, मुर्गा देव और मेघनाथ। तो मुर्गा देव तो आपको ध्यान आ ही जाएगा, कोरकू से आपको ध्यान आ जाएगा। अब जो उनका नृत्य है, तो नृत्य क्या है, इनका खम्ब स्वांग है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये जनजाति एमपी के दक्षिण में पाई जाती है, अर्थात होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा कुछ पूर्वी निर्माण में पाई जाती है। और इस पर भी हिंद संस्कृति का प्रभाव है दोस्तों। ये भी हिंदुओं के साथ रही है, तो इस पर भी हिंद संस्कृति का प्रभाव है। अब हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों, पैराग्राफ बना के। ये दोस्तों एमपी का मैप है, ठीक है, समझो, इसको समझने लायक बनाना है। ये होशंगाबाद, ठीक है, ये हरदा हो गया, और ये बैतूल, ये छिंदवाड़ा और ये पूर्वी निर्माण। तो ये जो इतना क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, कोरकू। यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, कोरकू। और जो उनके देवता हैं, वो देवता कौन से हैं, मुर्गा देव, डोंगर देव। इन देवताओं को ये क्या करते हैं, इन देवताओं को ये काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। कोरकू जनजाति मुर्गा देव, डोंगर देव और मेघनाथ देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाती है। अब जो इनका नृत्य है, ये जो नृत्य गान करते हैं वो खम्ब स्वांग है। कौन सा है, खम्ब स्वांग। इतना ध्यान रखना है आपको दोस्तों, जो इनका नृत्य है वो खम्ब स्वांग है। और इस जनजाति पर हिंद संस्कृति का प्रभाव रहा है। अब दोस्तों अभी ये जो ज़िले हैं, होशंगाबाद, हरदा, ये सभी जो ज़िला हैं, छिंदवाड़ा, यहाँ पे हिंदू भी रहते होंगे। तो ये हमने बताया था आपको, ये एक गांव है और यहाँ पे ये बाहर बस जाते हैं, तो एक दूसरे पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। जी हाँ दोस्तों, इस पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा ही। तो इस प्रकार से इन पर हिंद संस्कृति का प्रभाव पड़ जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों जो कोरकू जनजाति है, ये भी कोलोरियन परिवार की एक जनजाति है। किस परिवार की जनजाति है, ये कोलोरियन परिवार की जनजाति है। अब जो कोरकू होते हैं, अब कोरकू में जिनके पास जमीन जायदाद होती है, अरे जो अमीर पति होते हैं, उनको कहा जाता है राजकोरकू। मतलब एक ये घर हो गया, एक ये घर हो गया, एक ये घर, 3 घर हो गए। गांव में सबसे ज़्यादा इनके पास है धन, तो इनके क्या कहा जाएगा, राजकोरकू। अब जो शेष होते हैं, जिनके पास टपरा टपरियाँ होती हैं, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं होता, जो बहुत गरीब होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पोथरिया कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, पोथरिया कहा जाता है। जिनके पास ज़मीन जायदाद होती है, बहुत सारे घर होते हैं, पैसा होता है, उन्हें राजकोरकू कहा जाता है। और जिनके पास कोई धन नहीं होता या सीमित मात्रा में धन होता है, जिनके पास खुद का घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं, उन्हें पोथरिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों अब जो कोरकू है, तो कोरकू का कोई वास्तविक अर्थ होगा जहाँ से लिया गया होगा। तो कोरकू का वास्तविक अर्थ होता है मनुष्य का समूह।
मनुष्य का समूह इसका वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों कोरकू का। ठीक है, अब जो कोरकुओं के जो कोरकू पुरुष रहते हैं, नर नारी रहते हैं, ठीक है, तो इनका रंग भी होता होगा। तो इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग काला होता है त्वचा का, इनकी आंखें काली होती हैं, और जो नाक होती है वो चपटी सी होती है थोड़ी, और जो नाखून होते हैं हाथ में वो फैले हुए रहते हैं, और जो होंठ होते हैं वो मोटे होते हैं, और जो इनका चेहरा रहता है वो चेहरा बहुत ज़्यादा गोल रहता है। ये सब हमें ध्यान रखना है। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। जो कोरकू स्त्री व पुरुष रहते हैं उनका रंग काला होता है, आंखें काली होती हैं, नाक चपटी होती है, नाखून फैले हुए रहते हैं, ओंठ मोटे और चेहरा गोल रहता है। ये सब हमने जाना। अब जो कोरकू जनजाति है इसमें एक अच्छी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। कोरकू में मृतकों को दफनाने की प्रथा है। मृतकों को दफनाने की प्रथा है। हाँ, जो कोरकू जनजाति है इसमें मृतकों को दफनाने की प्रथा है। इसके अलावा दोस्तों हमने गौड़ जनजाति में देखा था, गौड़ जनजाति में सेवा विवाह देखा था। सेवा विवाह में जो व्यक्ति होता था, जो वर रहता था, जो ससुर के घर रहता था और उसे उसके बदले में उसे कन्या दे दी जाती थी, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? लामा नाई कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पे जो कोरकू होते हैं, कोरकू में जो वर रहते हैं, वर ससुर की कुछ शर्तों पे ससुराल में रहते हैं, और फिर ससुर क्या करते हैं? विवाह कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वर रहता है जिसके साथ विवाह होता है, या उसी को कहते हैं दामाद। तो दामाद को यहाँ पे क्या कहा जाता है? दामाद को लमसेना, और इसी को एक प्रथा बना दिया, तो इसे लमसेना प्रथा कहने लगे। ये सब होता है दोस्तों। अब जो कोरकू जनजाति है, जो कोरकू जनजाति में घर कैसे बने रहते होंगे? तो घर आमने सामने, जैसे ये रोड है और ये कोरकू का घर बना, तो यहाँ के इसके सामने बना रहेगा। कुछ नीतिबद्ध तरीके से इनके पंक्तिबद्ध तरीके से इनके घर बने रहते हैं दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार बने रहते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। इनके घर जो घास रहती है, बांस रहते हैं, लकड़ी, मिट्टी और खपरेल के बने होते हैं। खपरेल क्या होता है? खपरा होते हैं। ये मिट्टी के बनाए जाते हैं दोस्तों। अब जो कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी होंगे, तो उनके नाम ध्यान रख लेना है। तो पहला है पड़ियार, पहला क्या है? पड़ियार, और दूसरा कौन सा है? भूमिका। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरकू जनजाति के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। आज की क्लास में दोस्तों हमने दो जनजातियों को पढ़ लिया है, एक कोरकू और दूसरी कोल। कोल के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं कोल के बारे में। कोल एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल विंध्य क्षेत्र में निवास करती है। विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले? सीधी शहडोल, रीवा और जबलपुर। इसके अलावा भी होते हैं कुछ जिले, मंडला होता है। इसके अलावा इस पर हिंद संस्कृति का प्रभाव रहा है, इसलिए ठाकुरदाई शारदा माता मैं बताना आपको भूल गया था, नोट कर लेना आप। शारदा माता की भी पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका नृत्य क्या था? तो इनका नृत्य दहका था। और जो ये कोलेरियन परिवार से संबंधित रखते थे, ये गोत्रों से बंधे रहते थे। और इनका जो मुखिया होता था, इनको चौधरी कहा जाता था, चौधरी। और मुंडारी में कोल का नाम क्या था? मुंडारी में कोल का नाम मानव था, ठीक है।
कोल जनजाति की बात कर रहे थे, रिवीजन कर रहे हैं हम। कोल एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल क्या है? एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। कोल कहाँ पे निवास करती है? तो ये विंध्य क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे? कहाँ पे निवास करती है? विंध्य क्षेत्र में। कोल जनजाति कोलेरियन परिवार समूह की जनजाति है। कौन से परिवार? कोलेरियन। कोलेरियन को क्या कहते हैं? द्रविड़ परिवार। ठीक है। अब जो कोल है ये गोत्रों से बंधे रहते हैं, गोत्रों से बंधे रहते हैं। चौथा, कोल शासक भी रहे हैं। कोल क्या रहे हैं? शासक। कोल क्या करते हैं? गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसा कर रहते हैं, जिसे टोला कहा गया। इसके अलावा कोलों का मुख्य कार्य क्या है? कृषि करना और मजदूरी करना। कृषि और मजदूरी इनके प्रमुख कार्य है। इसके अलावा हमने जाना कि जो कोलों का मुखिया रहता है उसको चौधरी कहा जाता है। कोलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? चौधरी कहा जाता है। और जो कोल हैं तो कोल को मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है? कोल को मुंडारी लोग क्या कहते हैं, या कोल का मुंडारी में क्या अर्थ है? तो कोल का मुंडारी में अब कोल का मुंडारी में क्या अर्थ है? तो कोल का मुंडारी में हम अर्थ देखते हैं। ठीक है। कोल को मुंडारी में क्या कहा जाता है? मानव कहा जाता है। इतना सब हमने मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव। इतना सब हमने कोल जनजाति के बारे में जाना। अगली जनजाति कौन सी है? अगली जनजाति है हमारी कोरकू। कोरकू जनजाति पढ़ने से पहले दोस्तों हम कोल जनजाति की उपजातियों को भी जान लेते हैं। तो कोल जनजाति की उपजातियाँ रोतिया और रोतेले। फर्स्ट कौन सी है? रोतिया, दूसरा है रोतेले। ये कोल जनजाति की उपजातियाँ हैं। ठीक है। रोतिया और रोतेले ये जनजातियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है, उपजातियाँ। अब हम बात करते हैं कोरकू जनजाति की। अब कोरकू जनजाति को कैसे ध्यान रखा जाएगा? तो कोरकू जनजाति को हम जानते हैं। सबसे पहले हम कोरकू जनजाति की उपजातियां पढ़ते हैं। मोबासी रूम पहली उपजाति है। मोबासी रूम। दूसरी है बवारी। तीसरी कौन सी है? बोडोयो। बोडोयो। इसको याद कैसे रखा जाए? तो हम ट्रिक बताते हैं। रूम बड़ो बारी। रूम बड़ो बारी। रूम बड़ो बारी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? देखो, मोबासी रूम, बोडोयो बड़ो और बबारी माने बारी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रूम बड़ो बारी, मोबासी रूम, बड़ोयो और बबारी। ठीक है। अब कोरकू जनजाति के बारे में और भी जान लेते हैं। अब जो कोरकू जनजाति है ये कोलोरियन परिवार की जनजाति है। कौन से परिवार? कोलोरियन परिवार की जनजाति है। अब जो कोरकू है तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्य का समूह होता है। मनुष्य का समूह। मनुष्य का समूह कैसे? तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये एक रोड है, रोड के दोनों तरफ घर बने रहते हैं इन दोनों को, और ये पंक्तिबद्ध तरीके से एक दूसरे के सामने बने रहते हैं। इनके जो घर बने रहते हैं वो घास, बांस, लकड़ी, मिट्टी और खपरेल के बने होते हैं। अब जो खपरेल होता है, खपरेल क्या होता है? तो खपरेल खप्पड़ होते हैं। खप्पड़ ये किससे बनते हैं? तो खप्पड़ भैया मिट्टी के बनते हैं, इसी को हम खपरेल कहते हैं। अब इनमें तीसरी सबसे बड़ी बात है लमसेना प्रथा। तीसरी कौन सी बड़ी बात है? लमसेना प्रथा। अब इस लमसेना प्रथा में क्या होता है? तो इसमें जो वर रहता है, दामाद रहता है, ये ससुर के घर कुछ शर्तों पर रहता है। ससुर के घर कुछ शर्तों पर रहता है।
जिसे हम लमसेना या लमझना कहते हैं। अब इस जनजाति के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, जैसे पड़ियार हो गए और दूसरा भूमिका। ये पड़ियार और भूमिका इस जनजाति के दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जनजाति भैया एमपी के दक्षिण में निवास करती है। हरदा, पूर्वी निर्माण, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये जो इतना क्षेत्र है यहाँ पे भैया कोरकू जनजाति निवास करती है। और कोरकू से आपको ध्यान रखना है कुड़कुड़। कुड़कुड़ कौन करता है? मुर्गा। तो इनके देवता कौन हो जाएंगे? मुर्गा देव, डोंगर देव और भैया रावण के पुत्र मेघनाथ, ये इनके देवता हो गए। अब भैया ये लोग क्या करते हैं? अपने देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। ये भैया हो गई काली मुर्गी। काली मुर्गी की इन्होंने भेंट चढ़ा दी। अब जो इनका रहन सहन है ना, तो इनका रहन सहन हिंदू संस्कृति पर आधारित है, हिंदू। मैंने बताया था कि आपको ये एक गांव है और ये गांव के बाहर बस जाते हैं, तो इनका आपस में लेन देन चलता रहता है हिंदुओं से, तो इन पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव तो पड़ेगा ही। और जो इनका नृत्य है दोस्तों, इनका जो नृत्य है वो खम्ब स्वांग है। क्या है दोस्तों? खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग इनका प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है। ये जो इनके पूर्वज रहते हैं या फिर इनके दादा पापा रहते हैं, जो भी मर जाता है या एक्सपायर हो जाता है तो ये दफनाते हैं। मृतकों को क्या करते हैं? दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं दोस्तों। ये भी भैया गोत्र या कहें गोत्रों से बंधे हुए रहते हैं। मैंने बताया था गोत्रों से बंधे रहते कैसे, या आपके दादा परदादा या आपके पापा या आप एक दूसरे से बंधे हुए ना, परंपरा पर चलना पड़ता है। एक दूसरे जो परंपरा पहले से चली आ रही है, जो परंपरा पहले से चली आ रही है उस पर हमें चलना पड़ता है। इनका रंग रहता है, इनका रंग कैसा रहता है? काला रहता है। आंखें भी काली, रंग भी काला, नाक थोड़ी चपटी सी होती है और जो नाखून रहते हैं वो फैले हुए रहते हैं। ओंठ कैसे रहते हैं? तो ये भैया मोटे रहते हैं। और चेहरा कैसा रहता है? गोल रहता है। ये सब हमने इन जनजातियों के बारे में जाना। एक बात और रह गई है, जिनके पास ज़मीन जायदाद होती है उनको राजकोरकू कहा जाता है, और जो निर्धन होते हैं उन्हें पोतरिया कहा जाता है। यह सब हमने जनजातियों के बारे में जाना। आज की क्लास में दोस्तों कोल और कोरकू जनजाति के बारे में जाना। अगली क्लास में हम बेंगा और बंजारा और अगरिया जनजाति और सहरिया जनजाति के बारे में जानेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। जो आपसे नहीं बनता है वो कमेंट करके लिख दें, उसको हम पढ़ लेंगे, या तो आपको हम कमेंट में ही जवाब दे देंगे या फिर हम आपको अगले वीडियो में जवाब दे देंगे। इसलिए सो प्लीज़ कमेंट मी। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे पढ़ाने में कोई कमी आती है तो भी आप कमेंट करें। कमेंट करना आपका फ़र्ज़ है, बिकॉज मैं अभी लाइव नहीं आ रहा हूँ, ना ही लाइव वीडियो डालता हूँ। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट करें और कमेंट में ही हमें आपके क्वेश्चन प्राप्त होंगे, तभी तो हम आपको आंसर दे पाएंगे। इसलिए प्लीज़ कमेंट में, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हम लाइव भी नहीं आएंगे। आपका शेयर करना फ़र्ज़ बनता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2 से 3 बार देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, और बेल आइकॉन का
बटन भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। सो प्लीज़ थैंक्स दोस्तों, मेरी क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों।